एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट के इकोनॉमी के क्रैश कोर्स में। और ये हमारी तीसरी वीडियो, पहली दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप जाके इकोनॉमी के क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है, कितने प्रकार की कॉस्ट होती हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्शन पे कॉस्ट का या फिर प्रोडक्शन का कॉस्ट पर। ठीक है, सब देखेंगे। पर उससे पहले आप कुछ मत करिए यार, चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने ये आगे इंट्रो लगा दिया है, जैसे आपको दिखता है मैंने बेल आइकन वाला, तो अब नहीं कहूँगा मैं आपसे कि सब्सक्राइब कीजिए, आप खुद समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, पर वो आदत है ना, तो कभी कभी मुँह से निकल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पहला कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है। देखिए, अब मीनिंग ऑफ कॉस्ट में आपको पहले डेफिनेशन पढ़ूंगा और फिर एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जब कोई पैसा या कोई मनी हम खर्च करते हैं किसी फर्म के द्वारा या किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को बनाने के लिए हम कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी कॉस्ट होती है। मान लीजिए जैसे अब आपने बेसिक करते हैं एग्रीकल्चर से कि आपने सीधे एक आलू उगाए, तो आलू उगाने के ऊपर आपका कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, आपने उसमें फसल बीज डाले, खाद डाली, हल चलाया या ट्रैक्टर चलाया, पानी डाला, उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट खर्च हो रही है, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, उसी हिसाब पर, उसी बेस्ड पे हमारे जो मार्केट प्राइस होते हैं वो हमारे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा मार्केट प्राइस भी होगा। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है, जब हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन के ऊपर कुछ पैसा खर्च करते हैं, वो हमारी कॉस्ट होती है। ठीक है, ए फर्म रिक्वायर्स फैक्टर इनपुट्स ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और कुछ जो फर्म्स होती हैं या कह दीजिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनपुट्स की, वो हमारे क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, ये क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। मतलब इन चीज़ की इनिशियल चीज़ें हैं जिसकी जो सबसे पहले एक फर्म को पड़ेगी कॉस्ट अप्लाई करने के लिए। जैसे लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या है, नॉन फैक्टर इनपुट्स ये हैं जहाँ पर हमारी जो जितना भी कॉस्ट है ना, ये हमें पहले ही, हमें इसकी जरूरत पहले पड़ती है, प्रोडक्शन से पहले ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन से पहले ही। ठीक है, तो नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल हमें पहले ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम खरीद रहे हैं किसी से। ठीक है, फ्यूल, पावर, ये सब चीज़ें हमारी होती है नॉन फैक्टर। अब देखिए टाइप ऑफ कॉस्ट, कितने प्रकार के कॉस्ट के टाइप होते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 टाइप्स हैं। देखिए, पहला है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, मनी, रियल, अपॉर्चुनिटी, सोशल, प्राइवेट। और मनी के भी 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो इन, ठीक है, सबके बारे में हम एक के साथ एक के बाद एक बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा क्या आ गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है हमारा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक है, तो सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम किसी दूसरे को पैसा देते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में कह रहा हूँ, तो आप आलू की खेती के लिए आपके पास बीज नहीं होते, तो आप बाज़ार जाएंगे, वहाँ से बीज खरीद कर लाएंगे। तो जो आपने जो पैसा दिया बीज खरीदने के लिए, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, आपने ट्रैक्टर खरीदा तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, आप पानी खरीद रहे हैं खेतों में डालने के लिए, तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, तो मतलब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं किसी दूसरे से, आउटसाइडर से, अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो चीज़ है जो हम खुद के ऊपर खर्च करते हैं। खुद के ऊपर का मतलब जो हम खुद ही अपनी चीज़ बना रहे हैं, खुद ही अपनी सामान का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपने सामान का यूज़ कर रहे हैं, पर पहले तो हमने उस सामान के लिए खर्चा किया होगा, तो वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, मैंने मेन डिफरेंस भी लिखा है। तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इन इम्प्लिसिट कॉस्ट पेमेंट इज़ मेड टू द अदर्स। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या है, पेमेंट इज नॉट मेड टू द अदर्स, रादर इट इज ड्यू टू द ओनर ऑफ द यूज ऑफ हिज ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो
इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो दूसरों को दे रहे हो, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जहाँ पर हम अपने ही जो हमारी खुद की चीज़ें हैं हम उसके ऊपर खर्चा कर प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है अंतर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट। ठीक है, तो मनी कॉस्ट क्या होता है, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू द मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हायरिंग, बाइंग ऑफ इनपुट्स और प्रोड्यूसिंग ए गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, मनी कॉस्ट वो सीधा सीधा ये कह रहा है जब हम मनी को या फिर हम मनी को खर्च करते हैं लोगों को हायर करने में, कोई इनपुट खरीदने में, या फिर कोई भी चीज़ खरीदने में हम जब मनी का यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, मनी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा रियल कॉस्ट। देखिए रियल कॉस्ट एक प्रकार का मनी नहीं है कि यहाँ पर हम पैसा खर्च नहीं कर रहे, ये वो कॉस्ट नहीं है, ये वो कॉस्ट है जो हम अपनी मेहनत लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइस आता है, डिस्कम्फर्ट आता है, ठीक है, पेन आता है, टॉयल आता है। मतलब ये चीज़ ये कह रहा है कि जब हम अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत खर्च करने की बात कर रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अपना आराम छोड़कर हम मेहनत में लगे हैं। ठीक है, जैसे लेबर हुए वो रियल कॉस्ट के अंदर आते हैं जितना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी रियल कॉस्ट और मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट मतलब हमारा हार्ड कॉपी, मतलब एक तरह से जो हमारी रियल मनी है हमारी, मतलब कागज़ की मनी। ठीक है, और रियल कॉस्ट क्या होती है, जो हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, उसके ये कहाँ पहुँच गया, सॉरी, हाँ, उसके बाद आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन अदर हैंड is concerned with the cost of foregone opportunity. It involves a comparison between the policy that was chosen and the policy that was rejected. ठीक है, for example, the cost of lending or using the capital interest that can be earned in the next best use of the equal risk. देखिए अपॉर्चुनिटी रिस्क अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो वो क्या कह रहा है कि ये उस तरह की कॉस्ट होती है जो ये कंपैरिजन करती है दो पॉलिसीज़ के बीच में, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉस्ट ये कोई प्रोडक्शन ये हो रहा है और एक दूसरा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा फ़ायदा है और किस में ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, तो जहाँ पर मान लीजिए अब कोई आपके पास कोई रिसोर्सेज है और वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है कोई भी रॉ मटेरियल का, तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या फिर कहते तो बहुत कम है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा है पर अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट की है या फिर जो प्रॉफिट की है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल, ठीक है, आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, पर आपके पास अगर प्रोडक्शन बहुत वो लिमिटेड है पूरी कंट्री में, और अगर आप उससे प्रोडक्शन कर देते हैं तो आपकी जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट है या फिर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइवेट कॉस्ट क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट incurred by an individual firm in a producing a commodity. ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब कोई फर्म या कोई भी हमारी इंडिविजुअल फर्म किसी एक कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रही है, किसी भी एक गुड्स के ऊपर खर्च कर रही है। ठीक है, वो होती है हमारी प्राइवेट कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट वो होती है, सोशल कॉस्ट में कोई डेफिनेशन में ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, द कॉस्ट रिफर टू द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी दैट आर सफर्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि गाड़ियाँ चल रही है, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनका कुछ अपने खरीदी होंगी गाड़ियाँ, खर्च किया होगा, पर उस गाड़ी के पोल्यूशन से होने वाला जो बीमारियाँ हैं और उन बीमारियों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो हमारा सोशल कॉस्ट है। ठीक है, मतलब हमारे खुद के यूजेस से जो हम सोसाइटी जो सफ़र कर रही है और उस सफ़र से जो कॉस्ट हमारी लग रही है हमारे खुद के ऊपर, हमारे इलाज के ऊपर, वो हमारी सोशल कॉस्ट है ना। कहते ना कि भाई तुमने सोसाइटी को दाव पे रख के ये काम कर दिया, ठीक है, समाज के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो होता है हमारा सोशल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट। तो जैसे आपको इसके नाम से समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट, मतलब शॉर्ट रन मतलब वो जिसमें हम एक छोटे समय के टाइम के लिए ही हमारी जो कैपिटल है या जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हैं और वहाँ पर कॉस्ट वेरी करती है। और लॉन्ग रन टाइम के लिए मतलब जहाँ पर हम जो जहाँ पर है हमारा वो जो लॉन्ग रन है वहाँ पर हम एक फ्यूचर के लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हम सोच के अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कह रही है, शॉर्ट रन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट व्हेन फिक्स्ड प्लांट एंड कैपिटल इक्विपमेंट रिमेन द सेम। ठीक है, ये क्या कह रहा है
कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जहाँ पर आपका प्लांट जो मतलब जहाँ पर आप फैक्ट्री है वो प्लस आपका जो कैपिटल है मतलब आपका जो पैसा या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम रहती है, बस आपकी कॉस्ट वेरी करती है, ठीक है, कॉस्ट कम ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड किस पे करती है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। वो क्या कहता है कि लॉन्ग रन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट वेरी, ठीक है। और जो लॉन्ग रन कॉस्ट है वो क्या कह रही है कि आपका जो इनपुट फैक्टर है या फिर जो आपका आउटपुट फैक्टर है वो किस पे बेस्ड है, जब आपका जो फैक्ट्री है या आपका जो कैपिटल है वो तक चेंज हो जाए, ठीक है। वो कैसे चेंज होता है? क्योंकि मान लीजिए आपने अभी एक फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपने क्या करा, दूसरी फैक्ट्री भी खोल दी, ठीक है, नए नए इक्विपमेंट मंगा दिए। क्यों मंगाए? क्योंकि आपको वो अपना बिजनेस आगे लेके जाना है लंबे समय के लिए, तो वो होता है आपका लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक TFC और वर्सेस TVC कंपैरिजन है शॉर्ट रन के बीच में। अब शॉर्ट रन आपने बता दिया कि शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। अब TFC और TVC क्या है? ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जहाँ पर कॉस्ट तो हमारी सेम रहती है, कोई अंतर नहीं आता, बस हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होता रहता है। वो देखिए मैं आपको फिगर में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर कॉस्ट मान लीजिए हमारी 150 है, कोई भी सामान है, ठीक है, उसकी हमारी कॉस्ट 150 है और जो आउटपुट है वो हमारा हमेशा बदल रहा है। देखिए यहाँ आउटपुट कुछ और है, यहाँ आउटपुट कुछ और है, यहाँ भी कुछ और है, यहाँ भी कुछ और है। तो ये होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो आप सीधे FC कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसका ग्राफ ऐसा ही होता है, आपको याद करना है, स्ट्रेट लाइन होगी जो आपकी एक्स जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस उसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, आउटपुट के पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट नहीं बदलती, सिर्फ आउटपुट वेरी करता है। और उसमें होता है हमारा TVC क्या होता है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है? हम इसे VC भी कह सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर क्या है हमारा, कॉस्ट के हिसाब से हमारा जो हमारा आउटपुट होता है वो भी चेंज करता है, ठीक है। देखिए हर बार हमारा आउटपुट कॉस्ट के हिसाब से चेंज करेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट भी उस हिसाब से चेंज करता जाएगा, वेरी करता जाएगा, कम या ज़्यादा जो भी हो रहा होगा वो हमारा उसके हिसाब से चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा TVC, ये शॉर्ट रन के लिए है, ठीक है, शॉर्ट रन का ग्राफ आपको याद रखना है। और ये TFC और TVC ये शॉर्ट रन के ही अंदर होते हैं, लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड प्राइस और वेरिएबल प्राइस नहीं होते, क्योंकि ये शॉर्ट रन के लिए है इसलिए हम इसमें फिक्स्ड प्राइस कर सकते हैं या वेरिएबल प्राइस कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ही बेस्ड करती हैं, ठीक है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन, ठीक है। अब शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है? एवरेज कॉस्ट होती है हमारी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपका जो खर्चा आया वो 2500 रुपये आया, ठीक है, किसके लिए? 20 कुर्सियों को बनाने के लिए, ठीक है। 2500 रुपये आपका 20 कुर्सियों को बनाने के लिए आया, तो आप क्या करेंगे? 2500 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो वहाँ से आपकी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी एक कुर्सी की, ठीक है। या फिर आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड प्राइस या फिर फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है और ये भी फॉर्मूला हो सकता है, कभी कभार आ जाता है एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए। और जो उसका ग्राफ है वो हमेशा U शेप में रहता है, ठीक है, U शेप होती है इसकी, आपको याद रखना है। U शेप किस लिए होती है? क्योंकि जो आप शुरुआत में जो आपका कॉस्ट होगा ना वो जब आप बनाना शुरू करेंगे तो एकदम हाई होगा, पर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ खिसकती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, इससे कम हो ही नहीं सकती, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद से वो दोबारा इंक्रीज़ करने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी मिनिमम अमाउंट थी, कॉस्ट थी, यहाँ से आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज़ करना दोबारा स्टार्ट कर देगी, इसलिए ये U शेप बनाता है, ठीक है। ये थी एवरेज कॉस्ट। अब उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का अगर सीधा सीधा मतलब बताऊँ तो इसका मतलब है एडिशन, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज बाय द 1 यूनिट।
ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है, और वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम बना रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको 20 कुर्सी बनानी थी 2500 रुपये की, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, पर आपने क्या किया कि 20 की बजाय 21 कुर्सी बना ली, ठीक है। तो 21वीं कुर्सी बनाने के लिए जो हमारा खर्चा हुआ वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो अब इसका ग्राफ भी देखिए क्या होता है, ये हमेशा ऐसे ही बनता है इसका ग्राफ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम शुरुआत में आपकी कॉस्ट इतनी नहीं रहती, मार्जिनल कॉस्ट की थोड़ी कम रहती है, पर जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी आउटपुट आपका थोड़ा कम होता चला जाएगा, फिर उसी तरह ही बिल्कुल मिनिमम आ जाएगा, पर बाद में क्या होगा, ये एकदम रैपिडली बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो आपका है जब फिर वो ना वो मार्जिनल नहीं रहेगा तब वो एवरेज में ऐड हो जाएगा, तो आपकी जो एकदम से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में शॉर्ट रन के अंदर देखिए क्या रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी एवरेज कॉस्ट है वो राइज कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, एवरेज कॉस्ट से। कैसे? क्योंकि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है ना उसमें मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट प्लस हमारा जो एडिशनल कॉस्ट है वो दोनों है उसके अंदर, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट से हमेशा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जो इफ़ द एवरेज कॉस्ट इज़ कांस्टेंट, अगर हमारी एवरेज जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है, एकदम फिक्स्ड है हमारी प्राइस, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट उसके एक इक्वल होगी। क्योंकि अगर वो मार्जिनल कॉस्ट हमारी इक्वल इसलिए होगी, मान लीजिए कि आपने एक कुर्सी बनाने में 1 रुपया लग रहा है तो आपने 10 कुर्सी बनाने में 10 रुपया लगा, ठीक है, और अगर 11 कुर्सी बनाने में 11 रुपये लग रहे हैं तो एवरेज तो आपका वही रहा ना, चेंज ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हुआ कब, जब आपकी कॉस्ट एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। इफ़ द एवरेज कॉस्ट इज़ फॉलिंग, अगर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो गिर रही है, ठीक है, देन द मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर आपकी एवरेज गिर रही है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी, ठीक है, उससे भी कम होगी। तो आप सीधी बात तो ये समझ लीजिए कि सीधा इसका ये कहने का मतलब है कि अगर हमारी एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट सीधी जब भी बढ़ रही है ना, दोनों बढ़ रही हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, अगर दोनों घट रही हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ही ज़्यादा घटेगी, और अगर इक्वल हैं तो फिर तो दोनों इक्वल ही होंगी, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग रन कॉस्ट का ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि लॉन्ग रन कॉस्ट हमारा पहले तो होता क्या है। मैंने आपको बताया कि ये एक लंबे समय के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग रन कॉस्ट में हमेशा जो हमारा प्रॉफिट हो या प्रोडक्शन होता है वो हमेशा शॉर्ट जो रन कॉस्ट है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट ही होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एवरेज निकालेंगे, फिक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम फिक्स रख देंगे तो हमारा प्रॉफिट वगैरह या जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट नहीं रख सकते, जब फिक्स कॉस्ट नहीं रख सकते तो वेरिएबल कॉस्ट भी वहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट रहेगी। अब देखिए इनका क्या रिलेशनशिप है, मैं आपको वो समझाता हूँ कि देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज द एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, इंसीड ओनली द टर्म लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी टोटल है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है या एवरेज टोटल कॉस्ट है वो भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एक तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होगी, सिर्फ ये दो ही चीज़ें होंगी, या तो LMC होगी या फिर LAC होगी। देखिए आपको इधर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों का ग्राफ लगभग U शेप में है, पर ये थोड़ा फ्लैट है। क्यों? क्योंकि लंबे समय के लिए, और लंबे समय का आपको पता है हमेशा ग्राफ थोड़ा फ्लैट होता है। शॉर्ट टाइम के लिए जो हमारा चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा वेरी करती हैं, वो ज़्यादा ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। और ये जो बार बार बीच में आपको आइडियम दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा कहें तो सीरियल नंबर नहीं है, उसमें वो सीरियल नंबर मांगता है और मैं ट्रायल वर्जन चला रहा हूँ तो बार बार वो मुझे नोटिफिकेशन देता रहता है, ठीक है। तो चलिए वो सब छोड़िए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए LMC और LAC पे, ठीक है। ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा लोएस्ट एवरेज कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोएस्ट ऑप्टिमम एवरेज कॉस्ट होता है, और इसी पॉइंट पर जब हमारा
क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, कम हो रही है, पर आउटपुट हमारा हर बार बढ़ रहा है। तो अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है और एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो गई तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमम आउटपुट मिलता है। मतलब कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है कि ठीक है, मान लीजिए आपको 100 रुपये में पहले 10 सेब मिल रहे थे, पर अब आपने क्या करा, आपकी कॉस्ट तो कम हो गई, 50 रुपये आ गई, पर आपको सेब 10 ही मिल रहे हैं, या फिर कहें तो 12 मिल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपका आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑप्टिमम आउटपुट। ठीक है, और लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक ही जगह काटते हैं, लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के अंदर, नहीं तो कहीं नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा कॉस्ट से रिलेटेड पूरा एक मेथड या कहें तो पूरा एक डिटेल थी, जो आई होप कि मुझे आपको पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपका जितनी प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एवरेज, मार्जिनल, ठीक है, जो भी हो सकती थी मैंने बता दी। मनी आपको बता दिया, फिक्स्ड होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, मैंने सारा आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें तो ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।